ये तो जबलपुर की देन है जी। जबलपुर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। तो मैं कॉन्फिडेंट तो हूँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं हूँ। पहला काम तो मुझे बाय चांस बाय लक मिल गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। और मेड इन चाइना एक फ़िल्म है, पहली फ़िल्म थी जो मुझे बिना ऑडिशन के मिला है जी। सिर्फ मेरी हिंदी की वजह से। हमारे पास 175 प्राथमिक चुनाव थे और हर एक केंद्र में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था है। नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेवा टीवी डिजिटल मीडिया लेकर आया है आप सभी के लिए एक खास पेशकश। हमारे एक खास कार्यक्रम है परिचय, जिसमें हम आपसे रूबरू करवाते हैं उन हस्तियों को जिन्होंने बहुत मेहनत कर आज एक मुकाम पर अपना नाम कमाया है और साथ ही वो आने वाली जनरेशन के लिए एक आइडल बन गए हैं। तो आइए देर ना करके हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी ही हस्ती से जिनका नाम है डॉक्टर C.H. लियाओ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। एक डेंटिस्ट, सबसे पहले तो एक स्टूडेंट, उसके बाद जबलपुरियन, फिर डेंटिस्ट, और उसके बाद अगर बात की जाए तो एक एक्टर, मॉडल, और मैं ये कहूँ कि कितने सारे फिल्म के आपने फिल्में तो की हैं, साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट और वेब सीरीज़। तो कैसा रहा ये पूरा सफ़र आपका? हम चाहेंगे कि संस्कारधानी जबलपुर शहर को आप बताएं और साथ ही साथ जो ऑडियंस आपको देख रही है उनसे शेयर करें। नमस्कार। मेरा भी 3.5 वर्ष का समय हो गया है फिल्म इंडस्ट्री में, और इसमें मेरे कुछ 25 प्रोजेक्ट्स हो गए हैं। इसमें से 7 फिल्में हो गई हैं, 5 हिंदी फिल्में हैं और 2 साउथ की फिल्में हैं, और इसमें 4 वेब सीरीज़ हैं, और इसमें बाकी सब एडवर्टीज़मेंट है, जिसमें प्रिंट मीडिया और टीवीसी और डिजिटल एडवर्टीज़मेंट्स हैं। तो इसमें मुझे भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं इतने कम समय में इतना मुकाम हासिल कर पाया हूँ। तो ऐसा कहते हैं कि डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के, थोड़ा सा समझदारी से अगर जीवन में किसी भी चीज़ के पीछे प्रयास करेंगे, सार्थक प्रयास करेंगे, तो मेरे ख्याल से सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जी जान से मेहनत करेंगे। और एक चीज़ ये भी होती है कि लोग ये कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो सोने में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो एक डाइटिशियन आप बन गए, साथ में साथ एक डेंटिस्ट, और उसके बाद आपने एक सपना देखा कि एक्टर मुझे बनना है। ये जो फील्ड है एकदम अलग है, क्योंकि एक डॉक्टर और फिर उसके बाद एक्टर, मॉडल, और उसके बाद ये सारी कहानी। जी, जीवन में किसी भी चीज़, किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। तो जीवन में अगर आप एक अनुशासित भरा जीवन जिएंगे तो उसमें हर चीज़ के लिए समय निकल ही आएगा। मैंने कई बार लोगों से ये कहते हुए सुना है कि उनके पास समय नहीं होता। देखिए, समय सबके पास बराबर होता है। आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। तो इस 24 घंटे का हम सार्थक उपयोग कैसे कर सकें, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट और लाइफ में डिसिप्लिन होना, मतलब अनुशासन होना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर आप अपने जीवन में अनुशासन रखेंगे और किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए जी जान से प्रयास करेंगे और ईमानदारी से, पूरी लगन से उसके पीछे पड़ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुकाम हासिल करना मुश्किल है। जैसा कि बात अगर मैं करूं आपकी, और एक्टर बनने की बात जब भी आती है तो ये लोग कहते हैं कि बचपन से हमने सपना देखा था, ख्वाहिश देखी थी। कुछ लोग होते हैं कि इंजीनियर बन जाते हैं और फिर उसके बाद मैंने देखा है कि वो सिंगिंग लाइन में आ गए, और फिर ये कहते हैं कि भाई क्योंकि प्रेशर था फैमिली का, इसलिए हमने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन रुचि थी हमारी सिंगिंग में, इसलिए आज हम सिंगिंग के क्षेत्र में। आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ क्या? जी बिल्कुल, मैं इस लाइन में काफ़ी देर से आया हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैं एक सेल्फ क्रिटिक हूँ। मुझे मेरा ही काम पसंद नहीं आता है किसी भी चीज़ में। तो लोग शुरू से बोलते थे कि डॉक्टर साहब आप कुछ ऐसा प्रयास क्यों नहीं करते, फिल्म इंडस्ट्री में जाने का प्रयास क्यों नहीं करते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से बेहतर लोग हर जगह मौजूद हैं। तो वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत पतली लकीर होती है। तो मैं कॉन्फिडेंट तो हूँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं हूँ। तो मैंने जब मुझे पहली बार मौका मिला ट्यूबलाइट में काम करने का, तब वो एक लक कह लो, या एक फ्लूक कह लो, या एक क्या बोलते हैं बाय चांस कह लो, वो मौका मिला। लेकिन मैं उस
एक छोटे से मौके को मैंने उस छोटे से मौके में मैंने अपने आप को परखा कि मैं कितना योग्य हूँ और मैं कितना उस छोटे से काम को परफॉर्म कर सकता हूँ। और जब तक इस क्षेत्र में कबीर खान सर के ये शब्द थे, जब उन्होंने कहा था, मैंने उनसे कहा था कि सर ये शॉट अच्छा हुआ, उन्होंने जब तालियां बजाई थी तो मैं उनके पास गया था, मैंने उनसे कहा था कि सर और भी कुछ हो तो बताइएगा, क्योंकि मैं कैमरे को पहली बार फेस कर रहा हूँ। तो कबीर खान ने ये कहा कि यू लुक लाइक अ सीजन्ड एक्टर। वाह। तो ये शब्द उनके लिए, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखे थे। और फिर मुझे लगा कि मैं इस काम में अच्छा हूँ और इससे मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो पहला काम तो मुझे बाय चांस बाय लक मिल गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तो मैंने फिर अपनी प्रतिभा को और टटोला और इसमें धार लाया, और फिर मैंने ऑडिशंस देखना शुरू किए लोगों के। और जब मुझे फिल्म देखने का बहुत शौक़ है, मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाऊंगा। मेरे पास तकरीबन 2 से 3 हज़ार फिल्में हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड मिलाकर। तो फिल्मों को देखकर आप अभ्यास करते हैं क्या? जी, मैं एक्टर की एक्टिंग देखता हूँ कि उन्होंने कब कितना सांस लिया, सिचुएशन के हिसाब से वो कितना प्रभावित कर सके उस सीन को। मुझे अभी भी याद है, लंच बॉक्स फिल्म में देख रहा था, उसमें इरफान खान जो मुख्य एक्टर हैं, उनको नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूछते हैं कि आपकी मैरिज हो गई है क्या, आपकी शादी हो गई है क्या? तो वो खाना खा रहे होते हैं और उनकी तरफ देखते हैं, फिर वो एक कौर मुंह में डालते हैं और उस कौर को गुटकते हैं, फिर हल्के से स्माइल करके बोलते हैं गर्लफ्रेंड है। तो सिचुएशन प्लस एक्सप्रेशन, यस, उस भाव को उस क्षण के लिए एक शब्द की वजह से इतनी गहराई मिली उस सीन को। तो मैं ये सब चीज़ देखता हूँ, मैं एक्टर की एक्टिंग देखता हूँ और क्या बोलते हैं, उससे मैंने काफ़ी अनुभव, काफ़ी सीखा है। और जब मैं सेट पे भी होता हूँ, जब मेरा शॉट नहीं हो रहा होता है, तो मैं दूसरे एक्टर्स को भी देखता हूँ कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें किस प्रकार का वो अपने एक्टिंग को बेहतर करने के लिए डायरेक्टर के साथ किस प्रकार का वो कम्युनिकेशन करते हैं और कैमरामैन के साथ किस प्रकार की वो बातें करते हैं, किस एंगल के हिसाब से काम होता है। ये कुछ बारीकियां हैं जो मैंने दूसरे एक्टर्स, अपने सीनियर एक्टर्स को देखा है करते हुए। बहुत सारे हमारे एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स हैं जिन्हें स्पष्ट हिंदी बोलना नहीं आता, लेकिन वो स्क्रीन में और कैमरे में इतने बेहतरीन बोलते हैं। तो उससे मैंने सीखा कि अपनी अदाकारी को किस प्रकार से पेश किया जाए। तो वो मैं बहुत मतलब अटेंशन टू डिटेल पर मैं गौर करता हूँ। इस कारण से फिर मुझे काफ़ी, मैं दिन ब दिन अपने आप को बेहतर करता गया। लैंग्वेज की आपने बात की, संस्कारधानी जबलपुर शहर की जो लैंग्वेज है वो बॉलीवुड में बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे कि आपने अभी कहा आपकी भी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बट आपका जब भी एक चेहरा आता है तो सबसे पहले एक जो कहते हैं ना कि माइंड में आता है चाइनीज। तो चाइनीज को एक हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको आती, बट हिंदी इतनी क्लियर बोल पाना, जैसे कि आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं, तो आई एम सरप्राइज्ड कि हिंदी इतनी अच्छी कैसे। ये तो जबलपुर की देन है जी। जबलपुर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जबलपुर में मैं पैदा हुआ हूँ और इस प्रकार से मुझे इतनी मीठी बोली का अनुभव बचपन से हुआ है। तो जबलपुर की जो सरल और स्पष्ट हिंदी है, उसकी वजह से मुझे काफ़ी लाभ हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में। दी ऑफिस सीज़न 1, सीज़न 2 ये मुझे मेरे इस पे सिर्फ स्पष्ट हिंदी की वजह से मुझे मिला है। आपको किसी ट्यूटर की ज़रूरत ही नहीं है? बिल्कुल आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और मेड इन चाइना एक फ़िल्म है, पहली फ़िल्म थी जो मुझे बिना ऑडिशन के मिला है जी, सिर्फ मेरी हिंदी की वजह से। उसमें मैं चाइनीज़ एम्बेसी का हिंदी इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर बना हूँ। तो ये मेरी सिर्फ भाषा की वजह से मुझे वो रोल मिला। और ऐसे और भी आने वाले कुछ 1-2 फिल्में हैं जिसमें मैंने हिंदी बोला है, जैसे साउथ की फिल्म उंडा, उसमें मैंने हिंदी बोला है। तो जबलपुर की वजह से मुझे बहुत लाभ हुआ है। ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में जैसे डैनी सर के जो नॉर्थ ईस्ट कैरेक्टर के लिए बहुत सारा रोल आता है, लेकिन उसमें कैरेक्टर तो बाय फेस भले मैच हो जाए, लेकिन स्पष्ट हिंदी जो है वो नहीं मिल पाता है अगर कास्टिंग डायरेक्टर को। तो फिर मेरे लिए काफ़ी लाभदायक है। रोल की बात की जाए तो कईयों को
मेन हीरो का रोल मिलता है, किसी को साइड हीरो का मिलता है, किसी को बेटे का, किसी को फादर का, लवर का और विलन का। आपको कौन सा रोल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? क्योंकि आपने फिल्मों में अधिकतर आर्मी का एक जो कहते हैं बैकग्राउंड लेकर चला है, और आर्मी की जब बात आती है तो सभी लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, एक सेंटिमेंटल लगाव सा है अपने फौजी भाइयों से। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने स्कूल का। जी। क्राइस्ट चर्च बॉयज़ स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, और इस स्कूल में मुझे जो अनुशासन मिला है, डिसिप्लिन जो मिला है, वो अद्वितीय है। और इस डिसिप्लिन की वजह से आर्मी ड्रिल जो हम करते हैं, चाहे वो मार्च पास्ट ले लो, चाहे वो पीटी ड्रिल ले लो, किस प्रकार से हमें खड़े होना है, किस प्रकार से हमें अपने बाल रखने हैं। ये मेरे बाल जो हैं कभी भी हमारे कान को टच नहीं करेंगे और कॉलर को टच नहीं करेंगे जी। ये इस प्रकार का हम पूरे जीवन भर क्राइस्ट चर्च के जो पढ़े हैं वो स्टूडेंट्स हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं। और इस डिसिप्लिन की वजह से मेरा जो नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरा जीवन शैली है, वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। तो इस कारण से मुझे इस प्रकार के किरदार अधिकतर मिल रहे हैं जो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। और फिल्मों में भी वैसे तो बहुत सारे रोल हैं, लेकिन जो कास्टिंग डायरेक्टर को ये लगता है कि मैं इन किरदारों में ही मेरा ज़्यादा मैं सूट करता हूँ। तो इस वजह से मुझे ये सारे आर्मी वाले ITBP ऑफिसर ले लो, इन सब का किरदार मुझे मिला है। बात करें फिल्म की, फिर वेब सीरीज़ की, और फिर हम बात करें आपके एडवर्टीज़मेंट में, तो किस में ज़्यादा मज़ा आता है? मतलब जब एडवर्टीज़मेंट देखते हैं तो कोई भी बैठा है टीवी में देखता है, आपको तो गुदगुदा देता है, एकदम से हंस देता है। वो आपका एक ऐड अभी जो आया हुआ है पास्ता वाला। और फिर अगर बात करें वेब सीरीज़ की, तो वो भी कुछ समथिंग ऐसी है लाइक दैट। बट फिल्मों में थोड़ा सा एक सीरियसनेस आ जाता है। तो लियाओ साहब कहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? जी, कंफर्टेबल तो मैं बेसिकली एक एक्टर होना अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ही होता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं क्योंकि आर्मी ड्रिल पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और मेरा नेचुरल जो मेरा वो है वो थोड़ा एग्रेसिव है। मैं क्या बोलते जल्दी ही रिएक्ट करता हूँ। मैं जल्दी किसी भी गलत बात को मैं सहन नहीं करता, मैं उस पर रिएक्ट करता हूँ। मैं थोड़ा क्रांतिकारी किस्म का व्यक्ति हूँ। मैं विचारधारा भी मेरी क्रांतिकारी है और मेरे जीवन शैली भी है। तो दी ऑफिस में जहाँ पे मुझे बहुत सीधा साधा व्यक्ति बनना था, जो हर बात को लेकर परेशान हो जाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता, असहाय व्यक्ति बन जाता, वो थोड़ा सा मुश्किल काम था मेरे लिए, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन था वो, और वो मैं नहीं कर पा रहा था। हाँ, उम्दा फिल्म जो थी या पलटन हमारी फिल्म ले लो, इसमें बहुत एग्रेसिव कैरेक्टर है और ये मेरी पर्सनैलिटी के साथ जाता है। तो एग्रेसिव कैरेक्टर को मैं बेहतर कर पाया हूँ। और क्या बोलते जो सबल कैरेक्टर है, जो बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति है, जो वो वाला कैरेक्टर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। दी ऑफिस मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। दी ऑफिस मुश्किल था, लेकिन हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं कि जो मन का हो वो अच्छा, जो मन का ना हो वो और भी अच्छा। तो वो सीरियल्स ने, वेब सीरीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी किया है। क्या कहेंगे आप? जी, उस वेब सीरीज़ की वजह से ही मुझे कई नए काम मिले हैं। उस वेब सीरीज़ को देखने के बाद कुछ डायरेक्टर्स ने खास करके डिमांड किया कि मुझे इसी एक्टर की ज़रूरत है, इनको बुला के। तो मुझे ऐसे 3 काम और मिले हैं उस वेब सीरीज़ की वजह से। तो जी, मैंने ये समझा है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और हर काम को पूरी लगन और शिद्दत से मुझे करना है। हाँ, मेरे अंदर कुछ कॉमेडी भी निकलती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जाहिर है कि वो जो आप क्रैक्स पास्ता क्रंच का जो ऐड देख रहे हैं वो भी काफ़ी मेरे लिए मज़ेदार था। करते वक्त भी काफ़ी मज़ा आया। हम जाएंगे, उसकी एक लाइन हो जाए, इंडिया लव्स चाइनीज तड़का, नो इंडिया लव्स चाइनीज तड़का। वाकई देखते मज़ा आता है और गुदगुदा देता है आपका जो ऐड है। फिर चाहे वो आपने यहाँ पर किया हो, प्लस आपने डिश टीवी का भी किया था जी, उसमें भी देखने में बड़ा मज़ा है। लेकिन ये जो है वो आपके टेस्ट में आ जाता है, जो जैसे तड़का आप बोलते हैं ना, तो याद दिला देता है कि पास्ता तड़का। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि लाइफ में बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, तो लियाओ साहब घर में कैसे रहते हैं? डिसिप्लिन तो है, बट फैमिली के साथ एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर रहता है, फ्रेंडली रहता है, और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हमसे शेयर कीजिए आप। घर में मैं बिल्कुल सामान्य रहता हूँ और हर काम में मैं योगदान देता हूँ।
मेरे अगर आप बोर्ड में भी देखेंगे तो मैंने अपनी बिटिया का भी नाम उस बोर्ड में डाल के रखा हुआ है। तो हम एक परिवार है और सारे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मेरा काम नहीं है वो आपका काम है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग सारा काम करते हैं घर में और जिसको भी जो दिख जाए वो उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। तो घर में मैं बहुत ही सिंपल हूँ और बिल्कुल मैं अपना सारा काम खुद करता हूँ और मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता कि कोई मेरे लिए पानी लाएगा या मेरे लिए ये कुछ करेगा। तो मैं सारा का काम सब खुद ही करता हूँ, चाहे मेरे कपड़ों को खुद का प्रेस करना हो या कपड़ा धोना हो मेरा, क्योंकि मुझे पता है कि कौन से कपड़े ज़्यादा मैले हैं, कौन से कम मैले हैं, कौन से बिल्कुल मैले नहीं है लेकिन वो दिखते मैले हैं कलर के। तो उस हिसाब से मैं अपना लॉन्ड्री मैं खुद करता हूँ अपना, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ है तो उठते साथ ही अपना बेड में खुद जमाता हूँ और अपने सारे चीज़ों को मैं खुद मैनेज करता हूँ। खास करके ये जो गैजेट्स वाली चीज़ें हैं कि कौन सा पेन ड्राइव कहाँ लगा हुआ है, कौन सी सॉकेट कहाँ लगनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं ही सब कुछ खुद मैनेज करता हूँ, किसी पर निर्भर नहीं रहता मैं। और क्या बोलते हैं, मेरे जो मेड भी जो आती है खाना बनाने के लिए या घर की साफ़ सफाई के लिए, उनको भी कोई ख़ास दिशा निर्देश नहीं है कि आप ऐसा मत करिए या वैसा मत करिए। उनको मैं अपना स्टाफ कहता हूँ। वो हमारे जीवन में हमारे लिए एक हेल्प के जैसे होते हैं। तो उनको मुझे ये नौकर शब्द से बहुत चिढ़ है, तो ये हेल्प शब्द ज़्यादा बेटर लगता है। तो कोई मेरा नौकर नहीं है, सब मेरी हेल्प है, तो दे आर डोमेस्टिक हेल्प। तो वो मेरे लिए वो एक बहुत ही उनके लिए चाहे वो कुछ भी काम क्यों ना करे, मेरे लिए जो भी व्यक्ति मेहनत करता है उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। एक तरीके से अगर आपकी पर्सनालिटी देखी जाए तो अपने काम खुद करते करते आप एकदम फिट भी हैं, और फिट इंडिया जो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सारे आर्टिस्ट कर रहे हैं, तो आप भी उसके लिए अर्ली मॉर्निंग से कैसे फिट इंडिया का एक कॉन्सेप्ट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी, मैं सबको यही कहता हूँ और मैं जबलपुर कॉरपोरेशन मास्टर्स एथलेटिक एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अभी आपको ये पद मिला है और एक चीज़, ये एक प्लस पॉइंट आएगी, जो जितने भी एथलीट हैं वो एटलीस्ट आपको देख के एक डिसिप्लिन भी सीखेंगे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में उदाहरण बनकर लोगों के सामने आना चाहिए। सिर्फ सलाह देने से काम नहीं चलता, सिर्फ प्रीचिंग से काम नहीं चलता, आपको एक उदाहरण बन के आना पड़ेगा अपने समाज के सामने। तो डिसिप्लिन लाइफ अगर है, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं, मैंने कहा सिर्फ 4 घंटे। अब बताइए एक दिन में कितने घंटे होते हैं? सही बात है, 24 घंटे। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं? 168। अब 168 घंटों में आप 3 से 4 घंटे नहीं निकाल सकते अपने लिए? बिल्कुल। तो 3 से 4 घंटे मात्र, मैं 3 से 4 घंटे मात्र हफ्ते में कसरत करता हूँ और ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है। कसरत करना जीवन का एक हिस्सा है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जितना भी जो खाते पीते हैं, आजकल मिलावट हर जगह हो गई है और हमारा चाह कर भी हम कितना भी अच्छा भोजन और खाद्य पदार्थों को मैनेज करें, लेकिन फिर भी हमें पौष्टिक आहार या अच्छा भोजन बड़ा मुश्किल रहता है हमारे लिए। तो उसके लिए कम से कम हम अपने शरीर को इतना मजबूत करें कि हमें ये सब जो प्रदूषण और ये सब जो मिलावटें हैं, इनसे हम अपने शरीर को बचा के रखें और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। बात करें आपके फ्रेंड सर्कल की, तो जब आपकी पहली फिल्म आई और लोगों को पता चला और एकदम से पता चला, तो कैसा सरप्राइजिंग था सभी के लिए? मेरे जो सारे सर्कल के लोग थे तो भौचक्के के रह गए थे, और हाँ वो बहुत ही एक्साइटेड ही नहीं, बहुत प्राउड भी फील किए। और फैमिली तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फैमिलियों को तो मेरे जो फैमिली के लोग हैं, उन्हें वो जिनको हम बचपन से देखते हैं, उनके लिए ऐसा रहता है घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप में। तो उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये कुछ ऐसा कुछ कर पाएगा। इवन स्क्रीन में भी देख के, हाँ, स्क्रीन में देखने के बाद फिर काफ़ी लोगों को काफ़ी संतुष्टि हुई और काफ़ी अच्छा लगा। और मैं उनके विचार तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरे जब से मैं फिल्मों में आया हूँ तो मुझे
समझ में आने लगा है कि लोगों की रिएक्शंस देखकर मुझे समझ में आने लगा है कि कौन मुझसे बड़ा खुश है, खुश है। नाराज तो नहीं बोलूँगा, हाँ। लेकिन थोड़ा सा ईर्ष्या रखते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन नाराजगी ईर्ष्या के द्वारा लेकिन मैं इसको एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में ये सब हमारे हृदय की भावनाएं हैं और इन सबको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई अगर हमसे किसी प्रकार का दुखी, परेशान या नाराज़ हो तो मैं जाकर सामने उनसे बात करता हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि दुनिया में जाने से पहले मेरा कोई भी मुझसे नाराज़ ना रहे। आपका नेचर इतना अच्छा है कि सबको आप अपना बना लेते हैं, और आपको जानकर एक खुशी होगी कि जब यहाँ पर जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई जी आए, उनसे भी हमने बातचीत की और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। लगा एक मेंटर यहाँ पर जबलपुर शहर में आए फिल्म इंडस्ट्री से। जानते होंगे आप, मुंबई में उनकी एक इंस्टीट्यूट है। तो उन्होंने, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो न्यू कमर आ रहे हैं उनको अभ्यास करना चाहिए और एक सेल्फ स्टडी होती है जो अपने आप की करनी चाहिए, और वो ये चाहते हैं कि जबलपुर शहर जो है वो ज़बरदस्तपुर बने। आपका क्या कहना है? बिल्कुल। मैं जब भी इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो जैसे ही लोगों को पता लगता है कि जबलपुर से हूँ मैं, हर बार ऐसा हुआ है कि काफ़ी लोग आगे बोले सर मैं भी जबलपुर का हूँ। जबलपुर में प्रतिभाओं का भरमार है जबलपुर में। आपकी मुलाकात कभी घई साहब से हुई? नहीं, मेरी मुलाकात तो नहीं, लेकिन उनके विस्लिंग वुड्स इंस्टीट्यूट में हमने कई बार शूट किया है। तो जो फिल्म सिटी है उसी के अंदर उनका विस्लिंग वुड्स इंस्टीट्यूट है फिल्म स्टडी का, और वो मैं वहाँ पे कई बार गया हूँ और उनके वहाँ पे पोस्टर्स देखे, उनके काम देखे। सुभाष सर तो मतलब उनकी हीरो फिल्म ले लो या सौदागर ले लो, ये तो कर्मा ले लो, ये तो कल्ट क्लासिक है, कल्ट क्लासिक। उनने भी मतलब हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक को लिया है। फिर लास्ट में अगर बात करें इकबाल की या अपना सपना मनी मनी की, तो एक लोगों को हंसाया भी है उनकी फिल्मों ने। एक्चुअली हंसना, रोना, गुस्सा होना, क्या बोलते ईर्ष्या होना, ये सारी भावनाएं हमारे मन की है, और एक फिल्म के ज़रिए से अगर ये सारी भावनाओं को हम टिकल करते हैं, सारी भावनाओं को हम दिखा पाते हैं और लोग उसको महसूस कर पाते हैं, तो एक फिल्म मेकर का प्रयास काफ़ी सार्थक होता है फिर इसमें। क्या तुम लोगों को पता है कहां आए हो? इतना लापरवाह दल मैंने पहले कभी नहीं देखा। केरला पुलिस से ये उम्मीद नहीं थी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मॉइस्ट अफेक्टेड एरिया में हो तुम। मॉइस्ट की एक पार्टी ने धमकी दी है कि वो चुनाव नहीं होने देंगे। दे कैन अटैक एनी टाइम। विंसेंट, समझाओ इनको। ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നക്സൽ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണത്. ഈ ഇലക്ഷൻ ഒരു കാരണവശാലും നടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം മാവോയിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇവിടെ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല. ये फोटो हमने नहीं लिया है, ये नक्सलिट्स ने लिया है। देखो इनको।